नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि किसी भी प्रोड्यूसर को जब भी कुछ प्रोडक्शन करना होता है तो उसको जिस भी तरीके के भी खर्चे आते हैं वो सब मिला के टोटल कॉस्ट बनती है। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट भी हो सकती है, मतलब कि बाहर से खरीदी गई चीज़ें की चीज़ों की कॉस्ट और अपने पास से लगाई हुई चीज़ों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। साथ ही ये इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, यानी वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल, और फिक्स फैक्टर की कॉस्ट भी हो सकती है जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा। अब ये सब प्रोड्यूस करने के बाद प्रोड्यूसर इसे सेल करता है। अगर गुड्स है तो उसे सेल करता है, सर्विस है तो उसे रेंडर करता है। और ऐसे गुड्स और सर्विसेज रेंडर या सेल करने पे उसे जो इनकम मिलती है उसे क्या हम बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेवेन्यू। जैसा कि सारे ही चीज़ों में हम टोटल, मार्जिनल और एवरेज पढ़ते आ रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। इसके बाद रेवेन्यू का भी एक कर्व होता है, ठीक है, फर्म का, या जिसे हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये केवल फर्म की डिमांड कर्व है, ये वो डिमांड कर्व नहीं है जो हमने ऊपर पढ़ा था अलग अलग मार्केट में। जैसे मान लेते हैं आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं जो आइसक्रीम बनाती है। आप 1000 आइसक्रीम डेली बना रहे हैं और आपको ये आइसक्रीम बेच के 10,000 मिल रहा है। इस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसे ही इसी 10,000 को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। और रेवेन्यू प्रॉफिट में फ़र्क होता है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। भाई आपने 10,000 में आइसक्रीम सेल की, इस आइसक्रीम को बनाने में खर्चा भी आया होगा, मान लीजिए 8,500। अब जब आप 10,000 से ये घटा दोगे, माइनस कर दोगे, 1500 जो बचेगा ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब कि जो आपका खर्चा आया उस सामान को बनाने में वो आप उसी में से तो निकालोगे जो उसको सेल करने पे प्रोसीड हुआ होगा, मतलब कि रेवेन्यू हुआ होगा। ठीक है। ऐसे रेवेन्यू क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसी में इन्होंने कॉस्ट को क्या कर गए, इधर ले गए, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे भी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आएगा, जैसा कि कॉस्ट में था, जैसा कि यूटिलिटी में था, जैसा कि प्राइस में था, हर चीज़ में था। ठीक है। प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे। तो टोटल रेवेन्यू आउटपुट इनटू प्राइस, मतलब कि आपने जितने क्वांटिटी बेची और पर क्वांटिटी जो प्राइस था वो मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रेवेन्यू आ गया। मार्जिन रेवेन्यू क्या है? दो अलग अलग जो केसेस हैं टोटल रेवेन्यू के, उसका डिफरेंस। जैसे कि जब हम 10 यूनिट्स बेच रहे थे तो 10,000 रुपये मिल रहे थे, 11 यूनिट बेचने लगे तो हमें 11,000 मिलने लगे। तो ये 10 से 11, यानी कि एक टीआर से दूसरे टीआर पे जाते समय फ़र्क कितने का आ रहा है? वही मार्जिन रेवेन्यू है। 11 माइनस 10 यानी कि 1,000। इसको हम कह सकते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अब यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी एक ही बढ़ रही थी 10 से 11, तो इसलिए 1,000 को हमने एक से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं उसका, आंसर वही आएगा। तो सम टोटल ऑफ ऑल एम आर इज टी आर। ए आर क्या है? टी आर बाई क्यू, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी, यानी कि सीधे सीधे प्राइस। भाई ऊपर आपने अभी क्या पढ़ा? टोटल रेवेन्यू है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब टी आर बाई क्यू कर देंगे, ये क्यू इधर आ जाएगा नीचे डिवीजन में, तो क्या बनेगा? प्राइस। और उसी को क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू। ठीक, टी आर बाई क्यू इट इज सेम एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये देखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5 जब हम सेल कर रहे हैं तो प्राइस हमारा 10 पर यूनिट ही है। तो टी आर कितना हो रहा है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एम आर कितना हो रहा है? 10 ही रहेगा, क्योंकि हर बार 10 रुपये और बढ़ जा रहा है जितनी यूनिट हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं उसमें। अब आप कहोगे भाई ऐसा कोई ग्राफ होगा तो हमें टी आर ए
ए आर एम आर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो सिर्फ आउटपुट बढ़ाना है क्योंकि हर यूनिट का प्राइस उतना ही है, तो जितना ही आउटपुट उतना ही कम। बिल्कुल सही बात है। एम आर इज सिंपली एन एडिशन टू टी आर एंड वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड इन केस प्राइस इज कॉन्स्टेंट। अच्छा हाँ, ज़रूरी नहीं है प्राइस हर बार सेम मिले, तो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर कांस्टेंट होगा, उस केस में ए आर और एम आर बराबर हो जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे भी 10-10-10 रहे, यहाँ पे भी 10-10-10 है, ठीक। तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो ए आर एम आर टी आर का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए जैसा ऊपर में टेबल पढ़ी बिल्कुल उसी का ग्राफ। टी आर ये रहता है और ए एम आर सेम रहता है और एक साथ चलता रहता है बिना चेंज हुए, ठीक है। और टी आर एक फिक्स रेट से बढ़ता है। और अगर ए आर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, जैसे मोनोपोली हो गई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, अभी आप टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर, है ना। तो इन तरीके की मार्केट में क्या है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है प्राइस घटने लगता है। भाई जब आप दो दो का चार, चार का पाँच, पाँच का 10 बनाते हो, तो आपने कॉस्ट में पढ़ा कि कॉस्ट थोड़ी घटती है, क्योंकि एक एक फिक्स फैक्टर का जो खर्चा है वो हमारा एक यूनिट बनाने में भी, जीरो यूनिट बनाने में भी फिक्स रहता है। जब हम ज़्यादा बनाते हैं तो वो ऐड नहीं होता, डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए यूनिट्स बढ़ाने से हमारा जो एवरेज रिटर्न है, एवरेज रेवेन्यू है, वो नहीं बढ़ता, है ना, उल्टा घटने लगता है, क्योंकि वेरिएबल तो सेम बढ़ रहा होगा, फिक्स बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और एवरेज में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जब ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे मतलब ज़्यादा आउटपुट होगा, तो आंसर क्या आएगा, छोटा होता चला जाएगा। ऐसे केस में देखिए, एक यूनिट बना रहे हैं तो 10 रुपये में बेच रहे हैं, दो बना रहे हैं तो 9.5 में बेच दे रहे हैं पर हेड, मतलब टोटल 19 रुपये में, तीन बना रहे हैं तो 27 रुपये में नहीं पर हेड, 9 रुपये में, चार बना रहे हैं 34 रुपये में नहीं पर हेड, 8.5 रुपये में। और मार्जिन रेवेन्यू भी घट रहा है अलग रेट से, बट घट रहा है, ठीक है। बस 9 ही बढ़ा, 7 ही बढ़ा, ऐसे। क्या एम आर ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब एम पी ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है तो एम आर भी ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे आउटपुट 1 यूनिट था, तो 100 रुपये मिल रहे थे, 2 यूनिट हुआ तो 160 मिल रहे थे, चार में भी 160 ही मिल रहे थे टोटल, और पाँच में 150। जब आप बहुत ज़्यादा सामान आपके पास होगा तो खरीदने वाले घट जाते हैं, लोग कम प्राइस देते हैं, कहते हैं भैया ये जो 100 रुपये में तुम दो दे रहे हो, तीन दे दो मेरे को, तो तीसरा ज़ीरो ही होता रहता है। तो इस तरीके से, और ऐसा ही होता है कई बार कि भैया 100 रुपये में चार दे रहे हो, ऐसा करो, ये सामान कोई खरीदेगा तो है नहीं, हमें 90 में पाँच दे दो। तो अब जो है उसने प्राइस भी घटा दिया और चीज़ भी बढ़ा दी, तो पाँचवें प्राइस का -10 हो गया, ऐसा रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है आइटम कैसा है। और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, टी आर ऐसा, ए आर आपको याद होगा, मैंने पिछले चैप्टर आपको बताया था कि ए आर अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा और क्यों, और एम आर नीचे, जीरो भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। जहाँ पे एम आर ज़ीरो है वहीं टी आर मैक्सिमम है, और जहाँ ए आर ज़ीरो है वहाँ टी आर भी ज़ीरो है। ये फॉर्मूले हैं याद करने के लिए। अब बताती है फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट, अलग अलग तरीके की मार्केट में फर्म के रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, ठीक है। डिमांड कर्व नहीं, रेवेन्यू कर्व। ऊपर डिमांड कर्व भी लिखा था, क्यों लिखा था अभी पता चलेगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कौन सी मार्केट है, ये एक इमेजिनरी मार्केट होती है जो हमें इकोनॉमिक्स के सारे रूल्स लॉज पढ़ने में काम में आती है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट, वो एक कॉस्ट ही है। भाई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस बना रहा है, चला रहा है, रिस्क ले रहा है, काम कर रहा है, तो बेसिक प्रॉफिट तो वो लेगा ही ना, जितना सब फंड ले रही हैं उसमें कम से कम, तो उसको हम एज कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट को हम मानते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो उस केस में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसी होती है, जहाँ तब तक सेलर आते रहते हैं जब तक कि हर किसी का प्रॉफिट घट के एकदम नॉर्मल ना हो जाए, कि इससे नीचे करेंगे तो किसी को बिजनेस करने का फ़ायदा नहीं रहेगा।
तब तक सेलर बढ़ते रहते हैं। उसके बाद कोई सेलर बढ़ता नहीं, क्योंकि वो जो नया आएगा और जो पहले से हैं सभी को फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट होना ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर होते हैं। यहाँ का जो इक्विलिब्रियम है वो ईज़िली अचीव होता है, प्राइस इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल सप्लाई होती है। ऐसी ये इमेजिनरी मार्केट है। मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हर प्रोडक्ट या इंडस्ट्री में एक ही फर्म होती है, एक ही प्रोड्यूसर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन रेलवे मोनोपोली इंडस्ट्री कही जाती है, रेलवेज मतलब, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रेलवे ही एक अकेली कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है। और कोई भी ब्रांड का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि अच्छा चलो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी की नहीं बल्कि दूसरी कंपनी की ट्रेन से चल रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये उनकी मोनोपोली मार्केट है, वो अकेले प्रोड्यूसर है। तो जो प्राइस में देंगे आपको, अगर ज़रूरत है तो आपको उसी प्राइस में वो चीज़ लेनी पड़ेगी या वो किराया देना ही पड़ेगा जो वो मांग रहे हैं। जबकि बसेस में ऐसा नहीं होता है, सरकारी के अलावा प्राइवेट बसेस भी ज़्यादातर जगहों पे चलती है। ऐसे आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये हमारे देश की इकोनॉमी एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी ही है। यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ के कुछ सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि सबका प्रॉफिट ख़त्म हो जाए, लेकिन काफ़ी सेलर्स होते हैं। प्लस यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में कोई ना कोई गवर्नमेंट प्लेयर भी है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, ऐसी मार्केट को बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये काफ़ी हद तक डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड रहती है। अब जैसे हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, उसमें रेवेन्यू पर कैसा रहता है देखिए ज़रा। उसमें कुछ चेंज नहीं आता है, यार सेम रहना होता है। ठीक है, ये पाँच 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 पाँच, कितनी भी यूनिट आप बढ़ा लिए उतना ही प्राइस मिलेगा। ठीक, रेवेन्यू आपका सेम रेट से बढ़ रहा है, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20। देखिए एम आर क्या है, रेट ऑफ टी आर। पीछे हमने पढ़ा था ना, एम पी इज द रेट ऑफ टी पी, वैसे एम आर इज द रेट ऑफ टी आर। तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि मोनोपोली में क्या होता है, आप जितना भी चाहो प्राइस ले सकते हो, है ना। आप एक यूनिट बनाओगे तो आप बहुत महंगी बेच सकते हो। हाँ, यूनिट्स आप बढ़ा दोगे तो आप थोड़ा कम करोगे रेट पर हेड। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब ऑप्शन होगा कि वो खरीदे 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा प्राइस घटाना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा क्वांटिटी की ओर भागें और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़े। जैसे 1 पीस आप 10 में दे रहे थे बट 18 रुपए में आपने 2 पीस दे दिए, ठीक? ताकि वो और क्वांटिटी बढ़े, ज़्यादा बिके। क्योंकि आपके अलावा और कोई तो है नहीं मार्केट में, तो लोग कब आपका सामान ज़्यादा खरीदेंगे? जब आप हल्का सस्ता कर दोगे, थोड़ा-सा बस, ज़्यादा नहीं। तो फर्म का रेवेन्यू का मोनोपोली में एआर भी नीचे जा रहा है, एमआर भी नीचे जा रहा है, ठीक है, घट रहा है। और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, ये भी लगभग मोनोपोली जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये रहता है कि आपको कंपटीशन मिलता है अलग-अलग फर्म से। तो आप क्या करते हो कि उतना रेट नहीं घटाते हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 10 से 18 किया गया था। यहाँ क्या किया गया, 10 से 19। करते-करते 4 पीस में आपने 34 ही रुपए लगाया। यहाँ पे 4 पीस 28 के बिक रहे थे। ठीक है? देख रहे हैं आप, मोनोपोली की तरह कम होगा पर उतना नहीं, क्योंकि कंपटीशन है। ठीक? यहाँ पे क्या है, ये भी वैसा ही कर्व है लेकिन थोड़ा-सा बाहर की ओर है, दोनों कर्व्स, है ना? जबकि ऊपर देखिए अंदर दबे हुए थे, नीचे की ओर जा रहे थे। अब बात आती है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि चीज़ों का, सिचुएशन को और बाकी फैक्टर्स को लेते हुए क्या ऐसा हो रहा है उस गुड या सर्विस के साथ कि वो प्राइस के चेंज पे अलग-अलग बिहेव कर रहे हैं गुड्स। कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, जिसकी डिमांड सप्लाई बदल जा रही है, बहुत कोई ऐसा है जिसका कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। तो वहीं कोई ऐसा है जो एग्जैक्ट चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस डबल हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड आधी हो गई या क्वांटिटी सप्लाई डबल हो गई, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री अलग अलग मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, प्राइस कितना भी बदल जाए
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। इसमें लो इलास्टिसिटी है मोनोपोली में, मतलब कि प्राइस बदल रहा है तो ये भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, नीचे आ रहा है। और वहीं पे मोनोपोस्टी में क्या है, हाई इलास्टिसिटी डिमांड है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्या कहते हैं कि, सॉरी ये मैंने पिछला वाला आपका गलत बना दिया, ये था लो वाला और ये था हाई वाला, थोड़ा ज़्यादा चेंज, जितना बाहर की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा चेंज प्राइस के कारण। तो इसी के साथ आपका रेवेन्यू चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगले चैप्टर में हम जब कॉस्ट और रेवेन्यू पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, सॉरी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब कि रेवेन्यू और कॉस्ट की कौन सी ऐसी स्टेज होगी किसी सिचुएशन में कि जिसमें प्रोड्यूसर समझे कि ये हमारा बेस्ट प्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें सस्ता बेचना पड़ेगा, स्टॉक ख़त्म नहीं होगा, एक्सेट्रा। और इससे कम बनाएंगे तो हमें लगेगा कि अभी भी डिमांड और हो सकती थी, हम और बेच सकते थे, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा बढ़ सकता था। तो इसी पे एक पॉइंट आता है जो परफेक्ट होता है प्रोड्यूसर के लिए, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर नंबर 10। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।